Hello, my dear students. Today we are going to start history, and this is chapter number 1, as you see. And the chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. Okay, let's start. This is figure point 1. अगर मैं आपको बताना चाहूँ what is in that picture or figure, the dream of worldwide democratic and social republic. This shows us, अगर आप इसको देखेंगे, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, आप यहाँ पे कई नेशंस के आप नेशनल फ्लैग देख रहे हैं, तरह तरह के हैं, अलग अलग टाइप के, आप ये भी देखो। और जो ब्रीफ है पूरा इस फिगर का, what are the things behind in this figure, we see the different type of national flags. There are angels, goddess and gods, and here is a statue holding in one hand constitution or a rights for the peoples, and in other hand there is a sign of cross. तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत बड़े एक कलाकार हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरी। अभी नेम आएगा इनका और मैं एक शॉर्ट में जो ब्रीफ होता है वो भी बताऊंगा आपको। पेंटिंग में बहुत सारे नेशनल के लोग हैं और आप देख रहे हैं एक बहुत लंबी सी एक साइड से पूरी एक लाइन चली आ रही है। और ये जो यहाँ स्टैचू है स्टूडेंट्स, इस स्टैचू को उन्होंने नेम दिया है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की देवी की तरह। तो इन सब लोगों को अपने अपने नेशनल फ्लैग के साथ दिखाया है कि हम इस देश से आए हैं, हमें आज़ादी चाहिए। और इन सब चीज़ों को ऊपर से देवदूत देख रहे हैं, एंजल्स देख रहे हैं, जीसस क्राइस्ट या गॉडेस टाइप लोग देख रहे हैं। और ये वर्ल्ड वाइड ड्रीम है, एक सपना है जो किस तरह का है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक है और सोशल रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि डेमोक्रेसी जो आज की फॉर्म में है वो उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई थी कि लोग चाहते हैं अब सिर्फ वहाँ पे लोगों का ही अपना एक सिस्टम हो, दे डोंट वांट मोनार्की और द डिक्टेटरशिप टाइप। तो द पैक्ट बिटवीन नेशंस, और ये प्रिंट जो है प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक सॉरी ने 1848 में। तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस फिगर इज हु वाज फ्रेडरिक सॉरी। ही prepare a painting. The name is The Dream of the Worldwide Democratic and Social Republic. This is the name of this painting, this figure. It's prepared in 1848. तो इसको फिर हम अब लेके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देखो ज़रा, यहाँ पे कुछ बहुत सारे नए वर्ड्स आएंगे और इन वर्ड्स को आपको हमेशा से समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। और एज़ इट इज़ जैसे हम पिछले कुछ समय से बताते आए हैं कि आपको ये वर्ड समझने होते हैं सबसे पहले प्रॉपरली, उसके बाद आप इनको अपनी नोटबुक में राइट भी करें। तो हियर आर द न्यू वर्ड्स। फर्स्ट इज़ एब्सोल्यूट। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड in two frames. First is history, as we started the history, and literally a meaning. What is the meaning? एक जो आम भाषा में जो उसका मीनिंग है वो क्या है? एक गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड। मतलब एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, मतलब एब्सोल्यूट की जब हम बात करें कि वो किस टर्म में यूज़ हो रहा है, तो हम ना उसको एज अ गवर्नमेंट के रूल की तरह, एक सिस्टम ऑफ रूल की तरह बात करेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिस पे ना कोई रिस्ट्रेन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, मतलब मन में जो आ रहा है जिस तरह से आ रहा है। अगर कोई राजा है तो वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, करता जा रहा है, और उस पर कोई रोकथाम करने वाला नहीं है। अच्छा, आज का कंपैरिजन आप करें, क्या इंडिया में एब्सोल्यूट पावर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, हमारे यहाँ बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, एंड जो अपोजिशन है वो है, मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम वहाँ से ही चीज़ लर्न कर सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप बिफोर 1848 देयर इज़ नो डेमोक्रेटिक रूल। ओके, अब जब हिस्ट्री की बात करेंगे, द टर्म रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव।
here three words are very important to understand the meaning of absolute. हिस्ट्री के टर्म में अगर जब बात करेंगे, एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसा फॉर्म है गवर्नमेंट का जो मोनार्कियल है. आप समझते आए हैं मोनार्कियल मतलब द सिस्टम ऑफ ओनली किंग, राजशाही. गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कि सिर्फ पावर जो होती है ना वो किसी एक पर्सन के सेंटर पे होती है. उसके आसपास की जो पावर्स का डिवाइडेशन का रूल है वो वहाँ होता ही नहीं है. ठीक, जैसे कि मान लीजिए कुछ पावर आपने किसी अपने सब्सिडरी अलायंस वाले मिनिस्टर को दे दी, मान लीजिए कुछ पावर आपने वहाँ पे अपने जजेस को दे दी कि वो सज़ा सुनाए, कुछ पावर आपने अपने किसी लॉ मिनिस्टर को दे रखी है कि वो कानून बनाए. नहीं, ऐसा नहीं है. क्योंकि आज के टाइम पे होता है ना, पावर्स डिवाइडेड होती हैं, लेकिन वो पावर एब्सोल्यूट ऐसी होती है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड है, एक पर्सन के केंद्र में घुसी हुई है, और मिलिटराइज्ड है. मिलिट्री का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ पे. आर्मी मिलिट्री एंड रिप्रेसिव क्या कि आप जब भी उस राजा के खिलाफ, मोनार्की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहेंगे, इफ़ यू वांट टू criticize the government, if you want to say something opposed to the against the law of making by the government, it will be repressive. वो दमनकारी होगी, वो दबाने वाली होगी, वो आपको अपनी पूरी ताकत से आपको पीछे हटा देंगे, आपको दबा देंगे. रिप्रेसिव मीन्स दमन करना. किसी भी चीज़ को अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको तोड़ कर रख देना, यानी कि आप नहीं कर सकते. तो एब्सोल्यूट जो पावर थी वो उस टाइम यूरोप में चल रहे थे. पहले तो हमने ये समझ लिया. एक वर्ड है अदर, यूटोपियन. ये बड़ा कॉमन वर्ड है, और ऐसे टर्मिनोलॉजी जब आप समझ जाएंगे तो आप ऐसे बहुत सारे जो सेंटेंसेस आएंगे या पूरा चैप्टर्स आएगा, आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. सो आई हैव मोर फोकस ऑन दिस वर्ड्स. ओके, ए विज़न ऑफ ए सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल. अगर बात करें यूटोपियन विज़न की, तो एक ऐसा विज़न मतलब एक ऐसा सपना, या फिर आपने एक ऐसा लौकिक टाइप में रियलिस्टिक आपने कुछ ऐसा नहीं सोचा है, आप सिर्फ ख्यालों में कल्पना करके जी रहे हैं. एक ऐसा सोसाइटी है दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. मतलब हकीकत में वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है. मान लीजिए जैसे आप सोचते हैं स्टूडेंट्स, आपने सोचा अरे एक तो फूलों का शहर होना चाहिए, और चॉकलेट के घर होने चाहिए, और वहाँ एक मेरे घर के सामने तुरंत झील हो, और झील के जस्ट सामने गिरता हुआ झरना हो, और बर्फ़ भी पड़नी चाहिए, बर्फ़ भी होनी चाहिए वहाँ पे. तो आप एक साथ बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं, और फूलों से लदे हुए बाग के साथ साथ एप्पल्स, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज़ और इस तरह के अच्छे अच्छे जो फ्रूट्स हैं उनके बाग होने चाहिए, बस मेरे घर के पड़ोस में ही होनी चाहिए. आप इमेजिन करो, क्या ये चीज़ एक जगह कहीं हो सकती है? क्या कोई ऐसा शहर हो सकता है? इमेजिन कीजिए. तो जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे, क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं, अब जब उसको रियलिस्टिक में हम लाएंगे तो हम कहेंगे ये आइडिया थोड़ा ज़्यादा ही आइडियलिस्टिक है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ही सोचने विचार के ही लायक है, ये हकीकत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. ये वो वाली बात होती है. जैसे कोई आदमी है, सिर्फ वो सोचता रहता है कि एक दिन मैं भी चाय बेचूंगा, और एक दिन मुझे पार्टी वाले उठा ले जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत टैलेंट है, और एक दिन मैं देश का पीएम बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह वगैरह. ये आइडियलिस्टिक जो इतना होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब हकीकत में नहीं होती हैं ऐसी चीज़ें. सो द वर्ड रेफर टू यूटोपियन विज़न. जैसे मान लीजिए इस कंट्री में बीजेपी का रूल है, उन्होंने कहा हम राम राज्य लाएंगे. आपको लगता है राम राज्य ऐसा होता होगा जैसा पिछले 7 साल में बीजेपी यहाँ दे रही है? तो मेरे कहने का मतलब है, आज के टाइम पे अगर हम जी रहे हैं और द्वापर या त्रेता युग की हम कोई बात कर रहे हैं, तो इट्स लाइकली टू बी एन यूटोपियन विज़न. ख्याली पुलाव है, और ये इंडियन लोग जल्दी समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना अच्छे दिन तो नहीं आएंगे. ठीक वही वाली बात. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बेटा क्योंकि ये चीज़ हुई है हमारे यहाँ. गैस सिलेंडर 250-400 रुपये में मिल जाए तो कैसा होगा, ऐसा कहा जाता था हमसे 2013-14 में. आप तो बहुत छोटे थे. कैसा होगा अगर 35-40 रुपये में डीजल पेट्रोल मिल जाए? आप जानते हैं कि सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल या सरसों का तेल या अदर चीज़ें कितनी अच्छी मिल रही हैं, कितनी सस्ती मिल रही हैं.
तो जो यूटोपियन विज़न दिखाया ना हमें वहाँ पे उस टाइम, वो उसमें हम, क्योंकि वो कल्पना है बेटा, उस ख्याल में बस इंसान सिर्फ वोट देता रहेगा। इस देश में सिर्फ यही हो सकता है। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम्पल अभी आपके सामने पेश हो रहे हैं, तो ये चीज़ों का रियलिस्टिक चीज़ों से क्या रिलेशन है अभी आप आगे देखेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, इन 1848 फ्रेडरिक सॉरी ए फ्रेंच आर्टिस्ट। तो जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, हु वाज फ्रेडरिक सॉरी, किस देश से था, बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने नोट्स में प्रिपेयर करना है। Prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratics and social republic as he called them। उसने अपने विज़न से उस 4 पेंटिंग्स बनाया, और उसकी जो सीरीज़ थी उसमें जो नेम दिया उसने लिखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। यही क्यों लिखा स्टूडेंट्स? क्योंकि वो पहला पर्सन था फ्रेडरिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा था कंट्रीज़ में। सोशल रिपब्लिक का मतलब होता है कि एक ऐसा वहाँ पे पर्सन जो रिपब्लिक वर्ड आपने 9th में याद होगा, आपने समझा था कि वहाँ पे जो सबसे चीफ पर्सन होगा वो इलेक्टेड होगा, हेरारिकल नहीं होगा। हेरारिकल मतलब ऐसा नहीं है राजा का बेटा राजा बन गया, अब राजकुमार हैं अब राजकुमार राजा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अब इसको प्रैक्टिकल समझें, जैसे कि इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, सोशल रिपब्लिक भी है। वाई? क्योंकि बेटा डेमोक्रेटिक का रूल का मतलब हो गया जहाँ लोग अपना वोट देते हैं, हम देते हैं। रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा पोस्ट है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, इज इलेक्टेड, इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यू नो, बट वी इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट द प्रेसिडेंट। मतलब हम अगर MP MLA को चुनते हैं, वो लोग राष्ट्रपति को वोट देने के लिए चुनते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के बेटा राष्ट्रपति हो जाए। तो दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक। अब आप कहेंगे क्या सर ये दुनिया में जो रिपब्लिक वाला सिस्टम है क्या हर जगह एक जैसा है? नहीं है स्टूडेंट्स। आप इंग्लैंड में देख लो, वहाँ महारानी है, इंग्लैंड डेमोक्रेटिक है पर रिपब्लिक नहीं है। जापान है, वहाँ एम्परर होता है, वहाँ PM होते हैं बट राष्ट्रपति नहीं होता, तो वो डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। मैनी मोर। सो दीज आर द टर्म्स एंड दीज आर द टर्मिनोलॉजी। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ से कुछ समझा रहा हूँ तो आप चाहें तो उन चीज़ों को लिख सकते हैं अपने नोटबुक पे, अपने शॉर्ट नोट्स में। एक ऐसी कॉमन नोटबुक बनाएं जहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ें लिख सकें। दिस इज़ कॉल्ड द हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। The first print of the series show the people of Europe and America, the men and women of elites and social classes, marching in a long train offering homage to Statue of Liberty as they pass by it। अभी जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था पेंटिंग के बारे में कि एक लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो उसकी तरफ मार्च कर रहे हैं, और मतलब वो अपने अपने अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग नेशन से हैं। अब वो लिबर्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए, और वहाँ पे पूरी तरह से मोनार्किकल फॉर्म्स ऑफ सिस्टम है। तो वही बात हो रही है। एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। हाँ, मतलब क्या आपको सच में लगता है कि आज़ादी कोई देवी होती है? नहीं होती ना। तो उस आर्टिस्ट ने बेटा पर्सोनिफाइड किया है। अब पर्सोनिफाइड क्या होता है? पर्सोनिफाइड का मतलब होता है ए फिगर ऑफ स्पीच होती है, अलंकार होते हैं इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या किसी बेसिक आइडिया को या किसी थॉट को एज अ पर्सन का नाम देना। अब कैसे नाम देना स्टूडेंट्स? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कैन यू इमेजिन द आर्टिस्ट क्रिएट द पेंटिंग ऑफ लिबर्टी? क्या आज़ादी की कोई शक्ल होती है, कोई स्टैचू होती है? नो, बट ये चीज़ बनाई जाती है ताकि लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आए। लाइक भारत माता, सच में तो भारत माता नहीं है ना, बट ये ज़मीन है जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमने अपने खेतों में काम किया है, मज़दूरों ने, किसानों ने, वो मेरी मातृभूमि है, मदरलैंड है, इसलिए उसको मैंने माता का दर्जा दिया हुआ है, फीलिंग्स क्रिएट की हैं। ये आप धीरे धीरे समझेंगे। तो दैट मीन्स कि आपने देखे होंगे कोर्ट के अंदर एक स्टैचू होती है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी होती है और एक तराजू को तौल के रखी हुई। क्या आपको लगता है न्याय की कोई देवी होती है? नहीं, बट वो सिंबॉलिक है स्टूडेंट्स। अब आप कहोगे सर उसका मतलब ऐसा क्यों है?
इसका क्या मीनिंग है? तो मैं आपको बोलूँ बेटा, वो सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आप एक चीज़ समझ के ये चलो कि वो सिंबॉलिक होती हैं चीज़ें। मतलब कि बहुत सारी चीज़ों को एक आम भाषा में समझने के लिए एक फिगर, एक कोई सिंबल या फिर कोई एक आर्टिस्ट ने एक ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है जो पूरी दुनिया भर में अपने टाइम पे उसका एक अपना यूज़ रहा है और लोगों ने उस चीज़ों को तब समझा है। न्याय की कोई देवी नहीं होती है, न्याय की देवी कोई तलवार लेके नहीं आती है स्टूडेंट्स। बट उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो न्याय है सिंबॉलिक, क्या है इसका मीनिंग? सिंबॉलिक, कि न्याय की देवी जो होती है वो आंखों में पट्टी बांध के तराजू में बराबर नियम के हिसाब से सही और गलत का फैसला करती है। वो कानून है, इसलिए वो कानून की देवी को ऐसे दिखाया है। पट्टी अंधा है, मतलब अंधा है का मतलब ये नहीं कि वो सही गलत बता नहीं सकता है। अंधा से सेंस का मतलब होता है बेटा कि ही वेज द ईविल और गुड, मतलब वो सही बुराई को तौल के फैसला करती है, ऐसा सिंबॉलिक दिखाया जाता है। बट अब अगर आप इसको रियलिस्टिक वर्ल्ड में ले आओ तो आप देखेंगे सर हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा बुरे लोगों के साथ न्याय हो जाता है और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अन्याय होता है, अनजस्टिस होता है। यस, आई कांट डिनाई दिस, मैं मना नहीं कर रहा, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अच्छाई खत्म हो गई हो या लोगों को न्याय में नहीं मिल रहा हो। दे फाइट फॉर द ईविल, वी फाइट फॉर द गुड वंस। तो ये तो एक साइकिल है, ये हमेशा चलता रहेगा। ओके, लेट्स गो टू अनदर लाइंस। तो मैंने आपको बोला था कि पर्सोनिफाइड किया हुआ है उस चीज़ को, ठीक, फ्रेंच रेवोल्यूशन को और उसको। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सीबियस इन वन हैंड, द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब वो मैं आपको जब फिगर में समझा रहा था कि एक हाथ में राइट्स के लिए उनके पास एक बुक है जो जो यही शो करता है कि जो आज़ादी की देवी है वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रही है, और एक हाथ में एनलाइटमेंट के लिए यानी कि प्रकाश दिखाना। प्रकाश दिखाना मतलब लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों के लिए हक के लिए लड़ रही है। वो टॉर्च लिए हुए, टॉर्च मतलब रास्ता दिखा रही है आज़ादी की देवी। ये सब सिंबॉलिक हो रहा है। ओके, ऑन द अर्थ इज द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शेटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। और जो ज़मीन पे बहुत सारी चीज़ों के ना सिंबॉलिक चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो सिंबल किसके हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की के, निरंकुश, जिन पे कोई किसी तरह का कंट्रोल नहीं है। इस तरह की मोनार्की इसको लोगों ने नीचे फेंक दिया है। अब वो सिर्फ आज़ादी की देवी को चाहते हैं, अपने नेशनल फ्लैग को लिए हुए हैं, कंट्री के फ्लैग्स को, और वो चाहते हैं कि अब डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक सोसाइटी बने। ऐसा आर्टिस्ट कह रहा है, आर्टिस्ट पेंटिंग में कहना चाह रहा है। इन सॉरीज यूटोपियन विजन, हालांकि सॉरी का ये पूरा विजन बहुत यूटोपियन है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे देश एक साथ जाके एक आज़ादी की देवी की तरफ बढ़ें। बट वो ये मैसेज देना चाहता है कि इन सब देशों को आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। दिस इज द मैसेज। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। आप देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप में लोगों को उनके कस्टम से, उनके ड्रेसेस से, उनके नेशनल फ्लैग से आप समझ सकते हैं कि दीज आर द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मार्च टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland. आप देखेंगे कि उनकी तरफ जो गुजर रहे हैं लोग या आ रहे हैं वो उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड का भी नेशनल फ्लैग है, विच वाई व टाइम ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। उस टाइम तक सिर्फ वही नेशन स्टेट बन पाए थे। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप 1774 में अमेरिका को आज़ादी मिली, एंड द यस्टरडे 4 जुलाई दे सेलिब्रेटेड देयर इंडिपेंडेंस डे। ओके, एंड स्विट्ज़रलैंड के ऊपर तो कभी किसी का इतना कंट्रोल तो नहीं रहा, बट फिर उन्होंने अपने आप को नेशन बनाया, वो भी बहुत टाइम पहले। आफ्टर दैट जो जर्मनी, इटली और उनकी कहानी आएगी वो आप बाद में देखेंगे। ये नेशन स्टेट 1848 और उसके बाद में बने। ओके, फ्रांस, ये सब जो कंट्री हैं स्टूडेंट्स, इनके लिए जो बात हुई है, आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिकलर जस्ट हैज़ रीच्ड द स्टैच्यू। आपको भी मालूम है, इटली हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इन सब के फ्लैग भी बेटा तिरंगा टाइप हैं। हालांकि उनको तिरंगा नहीं कहेंगे, मैं एज अ हिंदी में जब बोलते हैं ट्राई कलर। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी अपने लोगों के साथ दिखाया है उस पेंटिंग में सॉरी ने, बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और यही फ्लैग आप आगे चल के देखेंगे जर्मनी का नेशनल फ्लैग बना।
आप सॉरी की कल्पना अगर सोचें, मतलब आप उस पेंटिंग के नज़र से सोचें, उस टाइम तक जर्मनी बेटा स्टेट नहीं था, एक नेशन नहीं था, और ये नेशनल फ्लैग उन्होंने बाद में अपनाया। आर्टिस्ट की कल्पना इतनी मतलब इमेजिनरी होती है, सोच के देखिए। Interestingly, at the time when Sori created this image, the German people did not exist a united nation. जब सॉरी ने पेंटिंग बनाई थी तो जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था स्टूडेंट्स। द जर्मनी इज डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इनटू डिफरेंट डायनेस्टीज, डिफरेंट किंगडम। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principality into a nation-state under a democratic constitution. और ये जो 1948 में इस तरह से जो लिबरल होप है, आज़ादी का हमारा ख्याल है, ऐसी उम्मीद की किरण है, वो लेके आई है कि वो क्या कर रहे हैं कि हम ना अपने जर्मन स्पीकिंग लोगों को एक साथ एक नेशन स्टेट के अंदर ले आएंगे और वो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब हम एक अपना संविधान भी होगा हमारा, वो हम डेमोक्रेटिक भी स्टेट होगा हमारा। और इंटरेस्टिंग क्या है कि इसके कई दिनों के बाद जर्मनी बना है। सोचिए पेंटिंग कितना, आर्टिस्ट लोग कितना, हिंदी में कहावत है ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मतलब सूरज की किरण जहाँ ना पहुँच पाए उसको लेकर भी कुछ जो कह सकता है, गा के सुना सकता है, वो कवि है, क्योंकि वो अपने ख्यालों से, अपनी क्रिएटिविटी सब चीज़ें कहता है। मैं आपको एक सेकंड एग्जांपल और देता हूँ। एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, कि जो 1908 में राइट ब्रदर्स ने आके अल्वर राइट में जो एरोप्लेन बनाया था, उससे 300 साल पहले, लगभग कुछ 1600 के बाद, ध्यान रखिएगा 1600 नहीं, उसके कुछ बाद, आई थिंक 1640-30 ऐसे कुछ टाइम पीरियड रहा होगा। इटली में बेटा एक आर्टिस्ट था, उसका नाम था माइकल एंजेलो, और एक और थे लियोनार्डो दा विंची। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप प्लीज़ उसको एक बार सर्च ज़रूर कीजिएगा। लियोनार्डो दा विंची ने ना उस टाइम ग्लाइडर का चित्र बना दिया था, फिगर, इतने साल पहले। तो लोगों ने हंसी मजाक में ले लिया, अरे ये भी कोई चीज़ होती है, ऐसी भी कोई मशीनरी हो सकती है, जोड़ सकती है, तो सब फालतू की बात है। लेकिन 300 साल बाद वही ग्लाइडर बन के तैयार हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन सब के पीछे क्या मीनिंग है, क्या होता है, हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको फिनिश कर लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। Following the German people are the people of Austria, the kingdom of two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. अब जर्मन जो पीपुल हैं वो इतने सारे लोगों से मिलके उस टाइम तक बने थे, मिक्सचर, जैसे इंडिया भी है आज। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, असमी, डोंगरी, नेपाली, बंगाली, मैथिली, मारवाड़ी, कितने डिफरेंट स्पीकिंग ऑफ लैंग्वेज नेटिव वाले लोग हमारे यहाँ रहते हैं। And we all are under one umbrella, and the nation name is India. The constitution is for all. From the heavens above, Christ sends and angels gaze upon the scene. और वो पेंटिंग में दिखाया है कि स्वर्ग के रास्ते से भगवान जीसस क्राइस्ट हों, या एंजल्स देवदूत हों, या संत लोग हैं बड़े बड़े, वो उसको ऊपर से उनका आशीर्वाद मिल रहा है, वो भी उनके देवी मतलब प्रकटन से, क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें साकार हो रही हैं। ऐसा पेंटिंग में फ्रेडरिक ने दिखाने की कोशिश की है। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. और जो बाद में रिवोल्यूशनरी पीपल है, उन्होंने इन आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को लोगों को बेटा फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे के लिए यूज़ किया, सिंबॉलिक, ये कह के देखो ये सारी चीज़ें देखो बनी हुई हैं तो हम मिल के रहें। जैसे आप देखते हैं जितने भी भगवान के चित्र हैं कल्पनाशील हैं, ऐसा नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं ना भगवान ऐसे ही होंगे जैसे आप मंदिरों में या फिगर्स में देखते हैं, बट ये हमारा उनके प्रति आदर है, सिंबॉलिक है कि हम सब श्रद्धा भाव से अपना काम करें। ठीक वैसे ही जैसे भारत माता की पेंटिंग है, वैसे ही जैसे बहुत सारी पेंटिंग्स बना रखी हैं, प्रचलित हैं, सिंबॉलिक हैं, वो मतलब वो इसलिए हैं कि हम उनके प्रति आदर भाव रखें और हम डरें थोड़ा सा, भगवान है इस चीज़ से डरें और गलत ना करें, इसलिए वो चीज़ें इतनी सारी बनाई जाती हैं।
तो बेटा ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, बड़ा मज़ा आने वाला है आपको, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें। एक छोटा सा ब्रीफ ये है कि, और ये इश्यू जो है जो विजुलाइज्ड किए सॉरी ने इस चैप्टर, ये चैप्टर आगे उसी से डील करता है। इन द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच बॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। यूरोप में ना ये इस तरह का रिवोल्यूशन आया था स्टूडेंट्स, ना बड़े चेंजेस आए थे कि इसने वहाँ के लोगों की मेंटलिटी को और वहाँ की चीज़ों को बदल के रख दिया। नेशनल थ्योरी इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई वहाँ पे। The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of multinational dynastic empires of the Europe। इतनी सारी मल्टी डायनेस्टिक जो एम्पायर होते थे यूरोप में, उनकी बजाय अब वहाँ पे सिर्फ नेशन स्टेट थ्योरी इमरजेंस हो रही थी, निकल के बाहर आ रही थी। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया में एक टाइम पे जब मुगल्स थे या अंग्रेज़ थे तो इतनी सारी रियासतें थी, रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे 562, और ब्रिटिश अलग, इंडिया नहीं था। तो हमने यूनाइट करके और हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके वो यूनाइट किया, स्ट्रगल किया। दैट द स्टोरी ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। वो आप आगे बढ़ेंगे, बट ये कंटेम्प्रेरी दोनों चीज़ें मैं आपको इसलिए साथ साथ समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो वैसे ही यूरोप में हो रहा था। तो बस ये सारी चीज़ें हैं और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ये यहाँ पे फिनिश होता है और एक वर्ड आ जाएगा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा बता दूँ, प्लेबिसाइट। डायरेक्ट वोट होता है जिसमें पीपल को ना ये कहा जाता है कि या तो आप इस रीज़न को एक्सेप्ट करो, हमारे प्रपोज़ल को जो लॉ बनाया है, या फिर उसको आप डिनाई करो। उसको प्लेबिसाइट वर्ड से यूज़ करते हैं। वो वोट देने के तरीके को बोलते हैं। नहीं, बताओ आप हमारे साथ हो या नहीं हो, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। एक ऐसा रूल, उसे प्लेबिसाइट वर्ड यूज़ किया। जैसे आज आपसे कहा जाए, हाँ बताओ बेटा राहुल सर के साथ हो या नहीं हो, तो आपको नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ों से मैं आपके डिनाई भी करता हूँ, लेकिन मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। तो मैं कहूँ नहीं, वोट देना होगा, या तो साथ आओ या अगेंस्ट जाओ। अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे अगेंस्ट हैं। वो उस टाइम कुछ ऐसी ही थ्योरी चलती थी। ठीक, तो आई थिंक आपको, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप छोटे छोटे नोट्स बेटा तैयार करना, बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आए हैं, न्यू वर्ड्स आए हैं। आप अपनी मेहनत से अपना वर्क स्टार्ट कीजिए और क्लास अब रेगुलर रहेंगी आपकी। आपको जो डाउट्स हों आप बेझिझक पूछिए। बट मैं आपसे फिर कहूँगा कि जब भी मेरा आंसर देना होगा आपको, तो वो आंसर मैं आपको 4 PM के बाद ही अब दिया करूँगा। आप मैसेज मुझे डिलीवर कर सकते हैं। आफ्टर 4 PM आई विल आंसर योर क्वेरीज और सॉल्व योर क्वेरीज। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।